अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स 9th की बात करेंगे। इसमें हमने लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 12 था, जिसमें हमने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन की थी। आज हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करनी है और ये फिगर हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो आज एक दफ़ा फिर से फिगर बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी है साथ आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये पढ़ेंगे, ये लिखेंगे, तब उसको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं। कि बॉडी वेलोसिटी हुई आई पे थी, फिर टाइम टी गुजरा, वो उसने एक्सेलरेट किया, पॉइंट पी पे पहुंच गई, बी पे पहुंच गई, उसके अंदर गेन स्पीड ये आया, एरिया अंडर अंडर द कर्व जो टोटल डिस्टेंस है। इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखेंगे, तब आप लिखने के काबिल होंगे। और मैंने ये भी कहा था कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने साइड पे लिखनी है। पहले फिगर बना लेते हैं दोबारा से। ये ओरिजिन है, ये आपके पास टाइम है, और ये आपके पास स्पीड है। स्पीड टाइम ग्राफ के यहाँ पे वी आई है। आज ज़रा जल्दी जल्दी बनाते हैं। और एक्सेलरेशन के बाद एक ऐसे लाइन लगती है, और यहाँ पे आपके पास वी एफ है, जो कि वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड इधर है तो ये भी इसके यहाँ पे वी एफ के बराबर है। और ये आपके पास जो टाइम है वो यहाँ से आपको मिलेगा। ये जो होगा ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टाइम टी लगा है। ठीक है। तो एरिया जो निकालने का पिछले में तरीका था कि दो एरिया बनते हैं। एक आपके पास एरिया इज इक्वल्स टू वी आई टी है, और एक एरिया आपके पास ट्राइंगल का फार्मूला है, आप लोगों ने पहले किया हुआ है। वो क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, तो सॉरी विड्थ इंटू हाइट। विड्थ आपके पास टी है और हाइट आपके पास गेन इन स्पीड ए टी है, तो टी इंटू ए टी। इसको सीधा लिख लें यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू 1/2 ए टी का, हाँ, ए टी का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास दो एरियाज़ हैं, और ये आपके पास क्या है, शेडेड एरिया जो है, मैंने कहा था इसको इस तरह शेड कर लें। तो ये शेडेड एरिया जो है दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी टी होता है। उससे आपके पास ये डिस्टेंस निकल आता है जो एरिया अंडर द कर्व होता है। अब आपको जो मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। पहली क्या होती है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वेलोसिटी के अंदर, इनिशियल वेलोसिटी के अंदर जो गेन इन स्पीड को ऐड करते हैं तो वी एफ बन जाता है। और बाकी यही चीज़ इस यहाँ पे नज़र आ रही है हमें। और दूसरी है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। और तीसरी है 2 AS इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अच्छा, अब ये सेकंड और थर्ड के अंदर लोग कंफ्यूज होते हैं, और इसी के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को इक्वेशंस आनी चाहिए। जब आपको इक्वेशन को पता होगा, आपको फाइनल फॉर्म पता होगी, इसमें भी ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। जब आपको फाइनल फॉर्म को पता होगा तो आप इसके लिए क्या से कहते हैं, कौन सा फार्मूला हमें डिस्टेंस वाला कौन सा फार्मूला लगाना है वो पता चलेगा। इसके लिए तो बहुत आसान था, इसका एरिया दोनों को ऐड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाती है। क्योंकि ये 1/2 एटी स्केयर एरिया है, और ये वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्केयर, ख़त्म होगी बात। और यहाँ पे उसने इसका नाम भी दिया है, पॉइंट्स को लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ओ ए बी सी डी ये फिगर है। तो इसके लिए जो है हमारे पास, इसमें भी ऐसा डिस्टेंस है, एरिया अंडर द कर्व भी आएगा, लेकिन इसके लिए फार्मूला और इस्तेमाल होगा। क्योंकि हमने इस फॉर्म में अगर सिंपल फार्मूला लगाते हैं, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये बनती है। हमने बनानी है थर्ड इक्वेशन। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर आपको सामने नज़र आ रहा है। This total distance traveled by the body is given by the total area of OABD under the graph। OABD जो ग्राफ है उसमें जो एरिया है, अब हमने इसके अंदर डिस्टेंस है तो यही फार्मूला लगेगा। तो हम इसका एरिया का फार्मूला नया लगा देते हैं। एरिया ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ये स्केयर है लेकिन कंप्लीट स्केयर नहीं है। मतलब यहाँ से अगर सॉरी रेक्टेंगल है, अगर ये लाइन जो शेडेड लाइन है, अगर इसको भी मैं मिला दूँ इसके अंदर, ये एरिया भी, तो ये क्या है, 4 साइड वाली शेप बन गई। अभी भी 4 साइडेड शेप है, लेकिन ये जो इतना एरिया है, यहाँ से ये साइड जो है वो कम है। तो इसको कैसे करेंगे, टोटल एरिया का फार्मूला यहाँ पे जिसने लगाया वो कैसे लगाया है इसने,
ये है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमने कर ली थी, ये आज हम थर्ड करेंगे। टोटल एरिया का फार्मूला उसने लगाया, वो कहाँ से लगाया है? एस इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी बाई टू इंटू ओ डी। अच्छा, अब ओ ए प्लस बी डी उसने कहाँ से लगाया है? ओ ए प्लस बी डी, ओ ए क्या है? दिस साइड, एंड बी डी क्या है? दिस साइड। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं मिसाल दे के सॉल्व कराता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास टू लेंथ है, एक टाइल थी 4x4 की, इधर 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन यहाँ से आधी टूट गई है और इस तरह टूटी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में टूटी है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर यहाँ पे ये 2 है तो ये भी 2 है और ये 4 है। अगर इसको मैं पिछले तरीके से इसका एरिया निकालूँ, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस ए टी स्केयर के साथ, तो यहाँ पे 4 है, 2 है, वी आई टी तो आपके पास 4 इंटू 4 हो जाएगा, द लेंथ इंटू विड्थ प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 2, तो आपके पास 16 आ जाएगा, प्लस ये 2 से कट जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, 20 आंसर आता है। तो इसका एरिया का आंसर आपके पास कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मैं इस तरीके से नहीं निकालता, मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ, ये उसने क्यों किया है कि ये तो कंप्लीट आपके पास लेंथ 4 थी, लेकिन ये उसकी आधी टूट गई है, तो इन दोनों की उसने एवरेज निकाल के तकरीबन वो इसकी और इसको मिला के जब एवरेज करेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर शेप ही आ जाएगी, जिसके अंदर सारा एरिया ये वाला होगा। ये इसको स्लैंटिंग को स्ट्रेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वहाँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ वही वाला फार्मूला, ये लेंथ जमा ये लेंथ, उसको एवरेज कर दिया उसने कि इन दोनों को मिला के जो एवरेज की दरमियानी वैल्यू बनती है वो क्या है? इंटू ओ डी, ये वाली लेंथ 4, 2 जमा 4 6, और 6/2, दो जमा चार 6, 6/2, 3, 3 × 4, ये आपके पास इसका एरिया 12 आता है। और यहाँ पे ये एरिया 4 × 4 नहीं होगा, ये 4 और इसकी विड्थ कितनी है? 2, 4 × 2, यहाँ पे ये 8 आएगा, और ये 8 जमा 4, ये भी 12 बन गया, ये भी 12 और ये भी 12, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है वो इतनी है, तो ये 4 × 2 8 होगा, और ये इसका एरिया निकलेगा 4 जमा 12। अब इसका एरिया इस तरह से निकाल लो या इस तरह से निकाल लो, वैल्यू बराबर आती है। तो ये उसने मेथड इस्तेमाल किया कि इसको एवरेज किया पहले, इसकी एक लेंथ ज़्यादा थी, एक कम थी, इनका दरमियानी वैल्यू की इन दोनों को मिला के क्या वैल्यू बनती है वो उसने विड्थ कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे इसी तरह उसने ये वाला फार्मूला लगाया। मेरे ख्याल से अभी तो समझ आ जानी चाहिए। ये लोगों को समझ नहीं आती कि ये उसने ये क्यों किया, तो ये मैं इसलिए आपको करवा दिया एग्जाम्पल लेके। तो हमने ये कर लिया। अब ये 2 जो है वो नीचे है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सारी वैल्यू ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी बाई 2 इक्वल्स टू एस है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2s हो जाएगा, और ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब ओ ए क्या है? ये लेंथ है। ओ बी डी क्या है? ये लेंथ है। ठीक है, वी आई प्लस वी एफ है, और ओ डी क्या है आपके पास? विड्थ है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। तो हमने इसको एक्सेलरेशन बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो मेरे पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला वो क्या है? बी टू सी, ठीक है, ओवर ओ डी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो मैं बी सी, इधर मुझे ए चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं बी सी ओवर ओ डी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। बी सी ओवर ओ डी ऑन मल्टीप्लाई बी सी ओ डी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी। यहाँ पे बी सी ओवर ओ डी जब मल्टीप्लाई होगा
तो बाकी वैल्यूज़ तो वही रहेंगी, ओ ए प्लस बी डी उधर ही रहेगा, लेकिन ये जो ओ डी है इस ओ डी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2s, क्या है, चेंज इन स्पीड, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा, ओवर ओ डी क्या है, टाइम। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ पे भी हम वी एफ माइनस वी आई वैल्यू लगा देंगे इसकी। अब ओ ए की वैल्यू क्या, आप वैल्यूज़ लगा रहे हैं, जो हम वैल्यूज़ हैं, पहले तो हमें सिर्फ बताया ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले रहे हैं, अब उसकी वैल्यूज़ लगा रहे हैं। ओ ए की वैल्यू क्या है, वी आई, और बी डी की वैल्यू क्या है, बी टू डी, वो वी एफ है। ये जो इस पूरे की जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। और वैसे भी मैंने इसीलिए ये चीज़ों को तो मल्टीप्लाई किया था कि मुझे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन के अंदर ए भी चाहिए, तो मुझे ए बनाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पे। अब यहाँ मैंने ए लगा दूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 एस को ए को बाद में लिख लो, पहले लिखने की बात है, 6 ज़रब 2 भी वही होता है, 2 ज़रब 6 भी वही होता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये पूरी इस बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसको ब्रैकेट लगानी, इसकी ब्रैकेट लगानी, ये पहली मनफी दूसरी, पहली जमा दूसरी। अब इसको पहले तरतीब से लिख लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई और वी एफ प्लस वी आई, ठीक है। अब ये हमने लिख ली। अब ये क्या है, ये वाला फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपके पास फाइनल फॉर्म आपके पास आ जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला इक्वेशन वाला फार्मूला लगवाएंगे तो ये क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। फार्मूला कौन सा लगा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला यूज़ हुआ और आपके पास इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन अगर थोड़ी सी आप इसको गौर से करें, उसकी चीज़ों को समझ के करें, तो ये पहली से भी ज़्यादा आसान है। इसका एरिया का फार्मूला जो है वो, पहली जो दूसरी है वो तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो ये दूसरी से के करीब ही है। अगर एरिया का फार्मूला जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करवाया था, उसी तरह से वहाँ पे इन दोनों की लेंथ, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है, इनकी एवरेज निकाल रहा है, क्योंकि वेट वही है, तो इनकी एवरेज निकाल के वेट से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल इंटरनल एरिया इसका आ जाएगा, ये जो फिगर यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। अच्छा जी, इसके बाद इसके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल जब हम न्यूमेरिकल का टाइम आएगा तब करेंगे, और फिर उसके बाद एग्जांपल्स बाद में करेंगे। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल करने के बाद अगर फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं आती तो एग्जाम्पल में, तो न्यूमेरिकल करने के बाद एग्जांपल्स वैसे ही आ जाती हैं, क्योंकि पहले सॉल्व हुई पड़ी होती हैं यहाँ पे और डिटेल में सॉल्व की होती हैं स्कूल बुक वाले ने, तो यहाँ से आपको समझ आ जाती है। तो अब आखिरी चीज़ रह गई है जो थ्योरी से रिलेटेड है, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एट इट्स एज इट अप्रोचेस द ग्राउंड। अब ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने कई दफ़ा ऑब्ज़र्व की होगी, बॉल को फेंकें ऊंची जगह से नीचे की तरफ, तो क्या होता है, वो जितनी ज़्यादा हाइट से गिरेगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। जिस तरह जो क्रिकेट खेलते हैं लोग, वो जब कैच करते हैं तो जितना ज़्यादा हाइट पे बॉल जाती है उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वापस आती है, और कैच उतना ही मुश्किल होता है, और उसको तरीका होता है पकड़ने का। जैसी बॉल आपके हाथों में आए तो आपका हाथ नीचे की तरफ मूव करते हो, उसके मोमेंटम को अपने हाथों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालने देते, उसको ज़रा कैंसल आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। ये सिंपल जो क्रिकेट में लोग करते हैं, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का पता है। तो डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एज इट अप्रोचेस द ग्राउंड। गैलीलियो was the first scientist to notice that freely falling objects have the same acceleration independence of their masses। गैलीलियो ने पहली दफ़ा देखा था कि जो मैस जितना भी हो, 10 kg हो या मैस आपका 0.1 kg हो, 100 ग्राम्स हो, 10 kg हो या 10 ग्राम हो, ठीक है, तो इनके ऊपर जो इसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ आएगा गिरते हुए वो सेम आएगा। ये गैलीलियो ने वी जो है दोनों की सेम इंक्रीज़ करेगी। ये गैलीलियो ने किया था कि उनके मैसेज पर डिपेंड करता है। ही ड्रॉप्ड वेरियस सब्जेक्ट्स और डिफरेंट मैसेज फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये भी 7 वंडर्स में कंसिडर किया जाता था पहले, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता।
जो ओल्ड वंडर्स हैं 7 वंडर्स उसके अंदर इसको कंसिडर किया जाता था। ये भी लीनिंग है लेकिन गिरा नहीं हुआ। ये पता नहीं बनाने वाले ने इसको कैसे बनाया, जो भी आर्किटेक्ट था उसने इसको किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया, और ये अल्लाह की मर्ज़ी से खड़ा हुआ है। और ही ड्रॉप्ड वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है फ्रीली फॉलिंग बॉडी को उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो उसको जी की वैल्यू भी जी भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ये 10 अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट है वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे 9.8 होती है, बल्कि उससे भी 9.7 समथिंग होती है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल यही लेंगे। अपने हर जगह पे न्यूमेरिकल्स के अंदर 9th में यही इस्तेमाल करेंगे, इवन 10th में भी यही इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखेंगे कि इसमें क्या तब्दीली आती है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसकी वैल्यू 10 होती है। और ये जब जो नीचे चीज़ गिर रही होती है उसके लिए जी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि जी की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, और कोई चीज़ की वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो वो जी पॉजिटिव होगा। अब जी की डायरेक्शन नीचे है, अगर कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी है तो जी नेगेटिव होगा। इसी वजह से हम जितनी मर्जी जोर से चीज़ को ऊपर को फेंकें, एक टाइम आता है कि ये जो जी है उसको डाउनवर्ड पुल करता जाता है, तो वो एक टाइम आता है वो रुक जाती है और फिर वापस गिरना शुरू होती है, और जिस स्पीड से हम फेंकते हैं उसी स्पीड से वो चीज़ वापस आती है। इसमें सिर्फ इतनी सी डिटेल है, और हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी ग्रेविटी के लिहाज से बदलती हैं। जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे जी आ जाता है। जैसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे उसने लिखी हुई है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ये वेलोसिटी बॉडी जो मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी वर्टिकल मोशन है, अब ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। एच की जगह पे एच आ जाएगा, एस इक्वल टू एच बन जाएगा, और ए इक्वल टू जी बन जाएगा। हाइट डिस्टेंस इक्वल टू हाइट हो जाएगी, और ए जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, वी आई टी प्लस 1 जी टी स्क्वायर, और 2 GH, ए और एस जी एच में बदल गया, और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसके एग्जांपल्स और बाकी चीज़ें बाद में करेंगे, और अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।